एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर मैं नीट एस्पिरेंट हूं और इस बार मुझे बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है। तो इस चीज़ को मैं टैकल नहीं कर पा रहा हूं, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अगर मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए जाता हूं तो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में थ्योरी लिखनी पड़ती है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, सारी लाइनें याद होनी चाहिए एज इट इज़। जबकि नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो बस वहाँ पर देख करके हमें उसे मैच करना पड़ता है या ट्रिक करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, और एक्चुअल में अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हैं और इस बार अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए। आप कुछ चीज़ें समझिए आप कि जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट आपका 2 मंथ खराब होगा। खराब क्या होगा, वो तो इस्तेमाल ही होना है, बट अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपने इस चीज़ को सही तरीके से अप्लाई किया। तो क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। हो सकता है आप स्टेट बोर्ड में आपने एडमिशन ले रखा हो, इस बार आपको स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो, ठीक है। आप हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, गुजरात बोर्ड से हो, या फिर आपने सीबीएसई के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, सीबीएसई का एग्ज़ाम देना हो आपको, ठीक है। हो सकता है, सपोज करिए बच्चों, मैं मान करके चलता हूं कि आपका 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा थ्योरी का, और वो चलेगा मार्च तक, ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूं, ठीक है। और उसमें 20 डेज और आप ऐड करिए, जैसे आपको उसके पहले आपके प्रैक्टिकल होंगे, वाइवा होंगे, ठीक है। आपको जनरल कंप्लीट करना पड़ेगा, फाइलें कंप्लीट करनी पड़ेगी, 15 से 20 दिन इसको भी ले लीजिए। तो ऑलमोस्ट मैं इन सारी चीज़ों को मिला करके मैं आपके 60 डेज लेता हूं कि ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए लगेंगे, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फरवरी से लेकर के मार्च तक आप जनरली आप ये सोच रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन नहीं हो रही है आपकी, और फिर उसके बाद अप्रैल आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, फिर मई के फर्स्ट वीक में ही नीट का एग्जाम है। तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या 1 महीने में ही अच्छे से प्रिपेयर करके नीट दिया जा सकता है, क्या अच्छे स्कोर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते, ये तो बात है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप इसके सिवा भी दूसरी चीजें अप्लाई कर सकते हैं और बेटर स्कोर फिर भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। जो नीट का सिलेबस है उसका 50% आप बोर्ड के एग्जाम में प्रिपेयर करने वाले हैं, 12th का है वो सिलेबस। जी हाँ, जो नीट का 100% सिलेबस होता है उसका 50% क्लास 12th का भी सिलेबस है, जो आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं आप। तो क्यों ना ऐसा हो कि 11th जो आपका बैकलॉग है उसको छोड़ें, आप छोड़ दो। इस बार जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो वही तो नीट में भी आने वाला है सेम कॉन्सेप्ट से। तो क्यों ना आप सिर्फ इस बार 2 महीने पहले, जैसे मैं बोल रहा हूं कि जनवरी से आप 11th के कोई भी चैप्टर रिवाइज ना करें, सिर्फ आप 12th के ही चैप्टर्स पढ़ें, जिससे कि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और नीट के लिए कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल में आ जाए। क्लियर है? सेकेंड थिंग, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, चैप्टर होते हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे बोर्ड में और नीट में दोनों में ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वो हॉट टॉपिक्स होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि नीट में जब क्वेश्चन आए तो भी आप सॉल्व कर ले वहां से, और बोर्ड में जब क्वेश्चन आए तो उसकी थ्योरी भी आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूं तो मैं आपको बायो का बता सकता हूं। जैसे मैं कह सकता हूं कि सर नीट और बोर्ड के लिए पॉलिनेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिनेशन से हर साल लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड थिंग आप देखेंगे, जैसे सेंट्रल डोग्मा हो गया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। पीसीआर से क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड में भी और नीट में भी, ठीक है। इवोल्यूशन से देखिए आप, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन से दोनों जगह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे आप टॉपिक जो हैं वो सेलेक्ट करिए, उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है, कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, ठीक है। उनकी लिस्ट प्रॉपर बनाइए कि जहां से नीट में भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्लियर है? एक बार ही प्रिपेयर करने पे आपको दोनों का एडवांटेज मिल सके। एंड सेकेंड थिंग, अगर यहां पर कोई ऐसा बच्चा है जो महाराष्ट्र बोर्ड से है, इस बार उसे एचएससी का एग्जाम देना है, तो मैं आपको बता दूं, जो बायोलॉजी का सिलेबस है नीट का, उसमें टोटल एनसीईआरटी के 32 चैप्टर्स हैं। आउट ऑफ दीज 32 चैप्टर्स आपके स्टेट बोर्ड की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें 22 चैप्टर्स हैं। जी हाँ, 22 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी आर प्रेजेंट इन योर क्लास 12th बुक।
तो अगर आपने क्लास 12th बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो एनसीईआरटी के 22 चैप्टर हो जाएंगे। बीच में आपको बचता है 1 महीने, मार्च के बाद अप्रैल में आप वो 10 चैप्टर 11th के आपने पढ़े हुए हैं, बस आपको रिवाइज करना है, तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हैं, सपोज करिए कि आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी से। तो आपको करना क्या है, आपको 30 डेज पहले, याद रखिए 15 जनवरी तक हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सबके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, और PYQs, जैसे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट 5 ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास होने चाहिए। आप देखेंगे उनमें तो एटलीस्ट मैं आपको बता दूं 25 से लेकर के 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो उनकी अलग से लिस्ट बना लेनी है कि इनको 100% आपको प्रिपेयर ही करना है। क्लियर है? उनकी अलग से लिस्ट बनाई, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। सेकेंड थिंग, बोर्ड में आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो थ्योरी लिखने के लिए एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि थ्योरी में फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया, आपसे कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए पूछी गई, तो उसमें कुछ सब टॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ले लेता हूं कि अगर मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज पॉलिनेशन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, तो मैं कैसे करूंगा, तो पहले मैं पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनेशन, उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्निथोफिली क्या होती है, ठीक है, फिर कैरेप्टेरोफिली क्या होती है, हाइड्रोफिली क्या होती है, एनिमोफिली क्या होती है, और उसके एग्जाम्पल। क्लियर? इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, तो आप क्या करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके फ्लो चार्ट बना लीजिए। पहले लिखिए पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में आप लिख सकते हैं एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, और बायोटिक फैक्टर में आप लिख सकते हैं कि जो लिविंग होते हैं, लिविंग के थ्रू होता है, ठीक है। फिर उसमें लिख सकते हैं आप कैरेप्टेरोफिली, ठीक है, एंटमोफिली, ठीक है, फिर मोलैकोफिली, जितने भी टाइप हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके सामने उसके एग्जाम्पल, तो जिससे कि रिवीजन के नोट्स भी आपके पास प्रिपेयर होंगे, आपके पास हेडिंग होंगी, आपके पास हेडिंग है तो आप उसके बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे, तो जरूर लिख करके आएंगे। इससे आपके बोर्ड में मार्क्स इंप्रूव होते। सपोज इट मेरा जो एग्जाम है वो कुछ इस तरह से डिजाइन है कि पहले बोर्ड में मेरा फिजिक्स का पेपर होना है, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। अगर इस तरह से होना है तो मैं अपनी रिवीजन कैसे करूंगा, इसको ध्यान से समझिए आप। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबकी लिस्ट बना चुका हूंगा कि मुझे रिवीजन कैसे करना है। उसके बाद मैं सबसे पहले रिवाइज करूंगा बच्चों, फिजिक्स को मैं सबसे पहले पढ़ चुका हूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा केमिस्ट्री को, फिर बायोलॉजी को, और एग्जाम के 1 महीने पहले, ठीक है, मेरा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझिए, मेरा पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स का, तो मैं सबसे पहले फिजिक्स रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो मेरा पहला एग्जाम है उसके लिए मुझे बहुत टाइम मिल जाएगा। लेकिन बीच में जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी होंगे लास्ट में, उनके बीच में 2 सब्जेक्ट के बीच में होगा, तो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे मैं पहले क्या करूंगा, अपने फर्स्ट एग्जाम यानी फिजिक्स के 20 डेज पहले ही, 15 डेज पहले ही मैं अपनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिवीजन को कंप्लीट कर चुका हूंगा, और लास्ट के 10-15 डेज तक जो है वो मैं सिर्फ किसको पढ़ूंगा, फिजिक्स को पढ़ूंगा। अगर मुझे लगता है कि फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा टाइम किसको दूंगा, केमिस्ट्री को भी दूंगा, बायोलॉजी को भी दूंगा। लेकिन याद रखें, एग्जाम के जब करीब हो आप तो किसी दूसरे सब्जेक्ट को ना पढ़ें। जैसे स्पेशली इन द केस ऑफ सपोज करिए 1 फरवरी को मेरा फिजिक्स का पेपर है, तो मैं 25 जनवरी के बाद मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ किसको पढ़ूंगा, फिजिक्स को पढ़ूंगा। इस चीज को याद रखें। सेकेंड थिंग, हेल्दी रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, कोशिश करिए कि बीमार ना पड़े, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होगा। अगर आप बीमार पड़ गए, कॉमन कोल्ड हो गया आपको, तो फिर आपकी पढ़ाई जो है वो सब खराब हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम पीरियड में बीमार होने का मतलब है कि लाइफ टाइम के लिए आपके मार्क्स का कम हो जाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपको बीमार नहीं होना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड। क्लियर है? और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आपके 50% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं क्लास 12th के, 11th आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप उसे कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, बोर्ड का एग्जाम आपकी लाइफ में बस एक बार होना है, बट नीट आप कई बार दे सकते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप बोर्ड का एग्जाम दें, और अगर कहीं आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो फिर तो आप ऑलरेडी नीट से बाहर हो गए, क्योंकि आप नीट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ज्यादा जरूरी है कि लाइफ में जो चीजें एक बार होती हैं वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए।
क्लियर है? बाकी किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।